हेलो एवरीवन। सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या आईडीएफसी सरप्राइज बैंक इसको बोलना चाहिए, क्योंकि हर एक क्वार्टर में मार्केट को, इन्वेस्टर्स को ये कोई ना कोई सरप्राइज देता है। अभी रिसेंट क्वार्टर्स में नेगेटिव सरप्राइजेस ज्यादा दिए हैं, लेकिन उससे पहले बैंक ने पॉजिटिवली भी सरप्राइज किया है मार्केट को। सो इस क्वार्टर में क्या सरप्राइज ये लेके आए हैं, बैंक का रिजल्ट, कौन कॉल, दोनों चीजें हुई हैं, उसको डिस्कस करेंगे। एंड आगे का क्या आउटलुक लगता है, अपॉर्चुनिटी वाइज क्या इंटरेस्ट बनता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो लास्ट ईयर का Q2 का रिजल्ट था ना, Q2 ऑफ FY25, वहां पे पर्सनली मुझे ये बैंक थोड़ा सा खराब लगने लग गया था, बिकॉज इनके फंडामेंटल्स काफी ज्यादा डिटोरिएट हो गए थे। उससे पहले तो मैनेजमेंट गाइड कर रहा था अरे कॉन कॉल में कि SMA1 SMA2 के नंबर हमारे बढ़ रहे हैं, बट एक्चुअल क्रेडिट कॉस्ट को हम कंट्रोल कर लेंगे, ग्रॉस एनपी इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, और किसी भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में इतना ज्यादा स्ट्रेस उन्होंने हाईलाइट नहीं किया था। Q2 में बैंक का प्रॉफिट भी आई थिंक 4 टाइम गिर गया था, 950 करोड़ से 250 करोड़ का पैट आ गया था कंपनी का। बहुत ज्यादा इन्होंने प्रोविजनिंग करी, प्लस एक और एडिशनल इनका टोल का अकाउंट है, कोई और ऐसा अकाउंट है, वो भी एनपीए हो गया। और बैंक ने क्लियरली बोला कि माइक्रो फाइनेंस का जो पेन है वो थोड़ा सा हमको अब चैलेंज कर रहा है, और अगले कुछ क्वार्टर्स तक वो बना रहेगा। तो अभी ये जो क्वार्टर का रिजल्ट आया है उस वाले बात को पूरा 1 साल हो गया है। तो अभी देखते हैं इस 1 साल के अंदर बैंक में इंप्रूवमेंट क्या हुई है, और इस रिजल्ट में और इस कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या इंटरेस्टिंग चीजें बोली है, जिसपे थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहिए हमको। तो सबसे पहले इनका नंबर्स वगैरह देखते हैं। डिपॉजिट वाला बुक अगर हम देखें बैंक का, तो इसमें तो कभी कोई प्रॉब्लम रहा नहीं है। आई मीन लास्ट 1 साल देखो, 2 साल देखो, 3 साल देखो, कंसिस्टेंटली डिपॉजिट वाले पार्ट पे ये बहुत अच्छा करता है। 23% की ग्रोथ है फिर से वाई लेवल पे। रिटेल डिपॉजिट बैंक का 21% से ग्रो किया है। एंड कासा रेशियो जो आई मीन क्वालिटी डिपॉजिट जिसको हम बोलते हैं, वो इनका 50% टच कर गया है। कासा रेशियो आई मीन जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे तब भी इस बैंक का नहीं गिरा, जो बाकी बैंकों का इंपैक्ट हुआ, कईयों का तो 40% से भी नीचे आ गया, इनके लिए तब भी वो चैलेंज नहीं था। और अभी भी आप देखोगे तो अब तो और इंप्रूव भी होता जा रहा है। पहले के क्वार्टर में 46 47 था, अब 50% का कासा रेशियो हो चुका है। इसमें आप काउंटर कर सकते हो कि ये जो बैंक है वो थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है सेविंग अकाउंट के ऊपर बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में, और ये बिल्कुल फेयर पॉइंट है। लेकिन हमको एक चीज ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो आई मीन हायर इंटरेस्ट रेट वाला जो पार्ट है ना, ये बाकी बैंक्स भी ऑफर कर सकते हैं। और कई ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, छोटे साइज के बैंक्स हैं, मिड साइज के बैंक्स हैं, जो इंडस्ट्री में लास्ट 10-15 साल से ऐसी स्ट्रेटेजी बीच बीच में फॉलो करते हैं, लेकिन उनको ऐसा रिजल्ट नहीं मिला है आज तक। तो इस वाले पार्ट के लिए बिल्कुल हमको क्रेडिट देना पड़ेगा आईडीएफसी के लिए। इसके साथ में एक और पॉइंट क्या है कि लास्ट 1 से 1.5 साल में अगर आप देखोगे ना, तो इन्होंने सेविंग अकाउंट पे जो ये इंटरेस्ट रेट पहले ऑफर करते थे उसमें रिडक्शन हुआ है। आई मीन पहले इनका एवरेज जो कॉस्ट है सेविंग अकाउंट का, वो 6 6.5 7% के बीच में होता था, अभी वो 5.8% है। तो मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शनली आप जितना हायर इंटरेस्ट रेट देते थे उसको आपने कम किया है, लेकिन आपके कासा पे इंपैक्ट नहीं पड़ा है। कासा आपका पहले भी 45 47 होता था, अभी भी 45 से 50% के रेंज में है। तो ये चीज एक्चुअली आईडीएफसी बहुत अच्छे से कर पा रहा है। देन रिटेल डिपॉजिट अगेन 79%, रिटेल डिपॉजिट ही बैंक मेन रेज करता है। कॉस्ट ऑफ फंड और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट इस बैंक के लिए इंप्रूव हुआ है इस क्वार्टर में। कॉस्ट ऑफ फंड आप देखोगे तो 19 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट की बात करें तो उसमें भी 15 बेसिस पॉइंट की इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। सो ये जो इंटरेस्ट रेट कट होने वाला जो साइकिल होता है ना, ये थोड़ा सा पेनफुल होता है बैंक्स के लिए, बिकॉज इनिशियली आई मीन इमीडिएट बेसिस पे उनके पीएनएल पे थोड़ा सा हिट पड़ता है, और डिपॉजिट का जो रेट कट होता है वो थोड़े से टाइम के बाद होता है। तो अभी लास्ट 6 मंथ्स आप देखोगे तो इनका यील्ड तो कम हो रहा था, मतलब ये जो रेट पे जो लोन देते थे वो रेट इनको कम करना पड़ रहा था, तो इंटरेस्ट इनकम पे इंपैक्ट था उसकी वजह से। बट अब फाइनली इस क्वार्टर से थोड़ा हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिला है बैंक के डिपॉजिट वाले पार्ट के ऊपर भी, तो ये अच्छी चीज है। देन सीडी रेशियो इनका काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है। पहले तो 100% से ज्यादा था, अब आप देखोगे कंसिस्टेंटली 95-94% के रेंज में, प्लस इंक्रीमेंटल यानी कि लास्ट 1 ईयर का सीडी रेशियो बैंक का 79% के रेंज में है। लोन बुक की अगर हम बात करें तो उसमें 20% की ग्रोथ है, इनका गाइडेंस भी इतना ही रहता है, 20-22% का ग्रोथ का गाइडेंस है इनका, और सेम वैसा ही ग्रोथ इन्होंने दिखाया है। अब बैंक में अब आई मीन प्रोडक्ट्स में अगर आप देखोगे ना, तो बैंक जब से मर्जर हुआ इनका, तब से ये होलसेल वाला जो बुक है उसको ये रिड्यूस कर रहे थे, लेकिन लास्ट 3 4 5 क्वार्टर से ये अपने होलसेल बुक को ग्रो करने लग गए हैं। लेकिन इसमें स्ट्रेटेजी इन्होंने चेंज कर दी है। पहले मर्जर से पहले वो जो आईडीएफसी बैंक था, उन्होंने आई मीन काफी खराब क्वालिटी के कॉर्पोरेट्स को लोन दिया हुआ था, क्रेडिट रेटिंग जिनकी काफी खराब थी, और मतलब सिक्लिकल सेक्टर में वो बिजनेस करते थे, तो उनमें एनपीए बहुत ज्यादा था। ये बैंक अभी किन पे फोकस कर रहा है,
80% के आसपास इन्होंने जो ये होलसेल वाले बुक के अंदर जिन कॉर्पोरेट्स को लोन दिया है वो आपका AA या उससे हायर वाले रेटिंग के अंदर आते हैं। तो मतलब उनकी रेटिंग काफी अच्छी है, क्रेडिट क्वालिटी काफी अच्छी है, तो उस वाले पार्ट पे बैंक काफी अच्छे से इसको सोच समझ के ग्रो कर रहा है। देन ओवरऑल अगर आप इनका प्रोडक्ट मिक्स देखोगे, प्रोडक्ट बास्केट देखोगे, तो 4 प्रोडक्ट्स हैं जहां से इनका ये सारा लोन बुक ग्रो कर रहा है। एक तो है आपका मॉर्गेज यानी कि हाउसिंग हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा है आपका व्हीकल लोन, इसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। तीसरा है आपका कंज्यूमर लोन। कंज्यूमर लोन में आईडीएफसी ने बहुत पहले अपने कॉन कॉल में बताया था कि जो स्ट्रैटेजी बजाज फाइनेंस ने फॉलो करी थी ना, जो जैसे आपके वो जो रिटेल के आउटलेट्स होते हैं जैसे विजय सेल हो गया, क्रोमा हो गया, उन सब में सेम उनकी तरह आईडीएफसी ने भी उनके साथ में पार्टनरशिप किया, टाई अप किया, और बहुत सारे ऐसे जो टियर 3 टियर 4 सिटीज है वहां पे इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स के अंदर और जो रिटेल शॉप्स हैं उनमें इनके इनके एम्प्लॉइज होते हैं, मतलब उनके साथ में इन्होंने पार्टनरशिप किया हुआ है और कंज्यूमर फाइनेंसिंग वाले बिजनेस को बहुत अच्छे से कंपनी ग्रो कर रही है। सो इसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। एंड तीसरा इनका बिजनेस फाइनेंस, जिसमें वो होलसेल लोन आता है, बिजनेस वर्किंग कैपिटल लोन देती है कंपनी, कमर्शियल व्हीकल, कमर्शियल इक्विपमेंट के लिए फाइनेंसिंग करती है। तो इन 4 में मतलब सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो गोल्ड लोन सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है इनका 66% से, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, हार्डली 2,500 करोड़ का बुक है, और बाकी क्रेडिट कार्ड तो बैंक का कंसिस्टेंटली अच्छा कर ही रहा है। सो ये इनका प्रोडक्ट बास्केट है। देन एसेट क्वालिटी की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी चीज है कि कलेक्शन एफिशिएंसी इनकी इंप्रूव हुई है। हालांकि ये स्टेबल है, अगर आप माइक्रो फाइनेंस वाले पार्ट को एक्सक्लूड करके देखो तो लास्ट 2-3 सालों से बैंक की कलेक्शन एफिशिएंसी स्टेबल रही है। लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा डिप था 99.4%, लेकिन इस क्वार्टर में वापस से इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। देन SMA1 और SMA2 की अगर हम बात करें तो इसमें माइक्रो फाइनेंस वाले बुक में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। माइक्रो फाइनेंस का SMA1 SMA2 लास्ट क्वार्टर में आपका 2.64% था जून वाले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में 1.76% है। तो उसका मतलब क्या है कि आईडीएफसी के लिए फाइनली जो माइक्रो फाइनेंस का पेन था ना, वो पहले तो हम बोलते थे कि वर्स्ट अब जा चुका है, अब एक्चुअली में जो वर्स्ट था वो इनके लिए धीरे धीरे एंड हो रहा है, मतलब वर्स्ट का एंड होना स्टार्ट हो चुका है। बिकॉज इसका SMA1 SMA2 बहुत शार्पली इंप्रूव हो रहा है बैंक के लिए पिछले 2 क्वार्टर से। Q1 में भी हुआ और Q2 में भी हमको वैसा ही शार्प इंप्रूवमेंट, ऐसा नहीं कि 10 बेसिस पॉइंट 20 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ये बहुत अच्छा रिडक्शन है बैंक के SMA1 SMA2 में। एंड इसके अलावा जो इनका मेन कोर पोर्टफोलियो है रिटेल, रूरल, MSME, उसमें तो बैंक का एसेट क्वालिटी काफी अच्छा चल ही रहा है। देन प्रोडक्ट वाइज ये बैंक पिछले 1 साल से हर एक प्रोडक्ट का भी बता रहा है कि किस प्रोडक्ट में हमारा कैसा एसेट क्वालिटी चल रहा है। तो उसमें भी आप देखोगे सारी चीजें स्टेबल है। मेनली आप माइक्रो फाइनेंस पे फोकस करो। इसका पीक हुआ था मार्च के क्वार्टर में, मार्च 2025 का जो Q4 ऑफ FY25 का जो क्वार्टर था, उसमें इनका 5.10% का SMA1 SMA2 था, और वहां से हमने लास्ट क्वार्टर में देखा लगभग आधा हो गया। एंड देन अगेन इस क्वार्टर में हम एक शार्प रिडक्शन देख रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला कि इनके लिए फाइनली जो माइक्रो फाइनेंस का पेन था ना, उसका एंड स्टार्ट हो गया। तो ये बहुत अच्छी चीज है। एक आप इसमें ऑब्जर्व करने वाली चीज है कि इनका जो ये मॉर्गेज का जो बुक है और MSME का बुक है, इसका लास्ट 2 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिख रहा है, लेकिन हल्का सा इसमें SMA1 SMA2 के नंबर भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। देन आप ग्रॉस NPA का भी नंबर देखोगे तो इन 2 पोर्टफोलियो में थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। हालांकि लास्ट कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने इस चीज को क्लियर किया था कि अनलाइक बाकी लेंडर्स जो MSME वाले पार्ट पे स्ट्रेस देख रहे हैं, हमारा MSME बुक बहुत अच्छा कर रहा है, तो हमको ऐसा कुछ प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन जस्ट नंबर्स में आप फोकस करोगे तो हल्का सा लास्ट 2 क्वार्टर से थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है SMA1 SMA2 में भी और ग्रॉस NPA के नंबर में भी। NPA तो अगेन इसका माइक्रो फाइनेंस का भी आप देखो तो 9.7% चला गया था जून के क्वार्टर में, इस क्वार्टर में NPA भी इंप्रूव हुआ है। तो लास्ट क्वार्टर में SMA1 SMA2 इंप्रूव हुआ था, लेकिन NPA बढ़ गया था। इस क्वार्टर में NPA भी इंप्रूव हुआ है और SMA1 SMA2 वाला पार्ट भी बैंक के लिए काफी अच्छे से इंप्रूव हुआ है। सो ओवरऑल अगर आप मार्च से कंपेयर करोगे ना इनका माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो, तो 67% की उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, यानी कि ये अब इंप्रूवमेंट वाले पाथ पे आ चुका है बैंक के लिए। एंड ओवरऑल अगर इनका एसेट क्वालिटी देखें तो ग्रॉस NPA तो आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव हो ही रहा है, 1.97% से 1.86% पे आ चुका है। देन ये NPA का फ्लो कैसा रहा है बैंक के लिए, तो इसमें भी एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है। जो ग्रॉस एडिशन यानी कि जो फ्रेश स्लिपेजेस का जो नंबर है ना, वो भी बैंक के लिए सीक्वेंशियली इंप्रूव हुआ है। 2486 करोड़ था लास्ट क्वार्टर, 2260 करोड़ है। तो एक तो क्या हुआ है कि जो फ्रेश NPA बन रहा है वो मेरे लिए इंप्रूव हुआ है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, प्लस दूसरा क्या हुआ है जो रिकवरी और अपग्रेड है, यानी कि स्लिपेजेस तो हो गया, NPA तो हो गया, लेकिन उसमें से कितनी मैं रिकवर कर पाया, कितने कस्टमर खुद अपग्रेड हो गए, मतलब 1-2 EMI उन्होंने मिस करी लेकिन वापस से वो स्टैंडर्ड वाले कैटेगरी में आ गए, उन्होंने EMI पे करना वापस से स्टार्ट कर दिया। तो इनका क्या हुआ है
कि एक तो स्लीपेजेस कम हुए हैं, यानी कि कम एनपीए बने हैं इस क्वार्टर के अंदर। दूसरा, रिकवरी अच्छी हुई है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, इसलिए आप देखोगे ग्रॉस एनपीए 1.97 से 1.86% पे आ गया है कंपनी का। सो ओवरऑल एसेट क्वालिटी में बहुत हेल्दी ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एंड माइक्रो फाइनेंस का बुक जो पीक पे इनका 6% के आसपास होता था, अब आप देखोगे तो वो हार्डली 2.73% के रेंज में, क्योंकि बैंक इसको पिछले 5-6 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली मतलब डिक्लाइन करता जा रहा है, इस बुक को डी ग्रो करता जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि इसमें इंक्रीमेंटल एनपीए नहीं बढ़ा, और फाइनली अब बुक धीरे धीरे जो स्टेबल हो चुकी है उसमें हमको रिकवरी अच्छी देखने को मिल रही है। माइक्रो फाइनेंस का आप कलेक्शन एफिशिएंसी भी देखो, बीच में ये 97% चला गया था डिप होकर के, लेकिन अब वापस से 99.1% पे आ गया। तो ओवरऑल मतलब एसेट क्वालिटी में बहुत अच्छा ट्रेंड, बहुत अच्छी चीजें इन्होंने रिपोर्ट करी हैं। लास्टली अब डिस्कस करते हैं बैंक का पीएनएल की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आई है। तो सबसे पहले तो नेट इंटरेस्ट इनकम का नंबर, इस पे 7% की ग्रोथ है। अब ये ग्रोथ पहली बात तो लास्ट क्वार्टर से काफी अच्छी है। लास्ट क्वार्टर में आई थिंक 4-5% की ग्रोथ थी, इस क्वार्टर में 7% का वाई ग्रोथ देखने को मिला है। और इसमें भी एक बड़ा रीजन क्या है कि इनका जो इंटरेस्ट इनकम है वो अच्छे से ग्रो नहीं हुआ है, इसलिए नेट इंटरेस्ट इनकम में हमको सिर्फ 7% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। इंटरेस्ट एक्सपेंस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका 16% से ग्रो किया है, जबकि लोन बुक आपकी 20% से ग्रो किया है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ठीक है, आपका कॉस्ट ऑफ फंड भी कम हुआ, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी कम हुआ, लेकिन इंटरेस्ट इनकम यानी जो लोन मैंने दिया उससे जो मुझे इंटरेस्ट आता है, वो वाला जो पार्ट मेरा इनकम का है वो अच्छे से ग्रो ही नहीं कर रहा, उसमें सिर्फ 11% की ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि इनका जो माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो है, जो हाई यील्डिंग प्रोडक्ट था, 20% 22% बैंक उसमें चार्ज करता है नॉर्मली, तो उसको आप रिड्यूस करते जा रहे हो। वो पहले 6% होता था लास्ट ईयर, अब वो आपका 2.5% पे आ गया है। तो इतना बड़ा रिडक्शन जब आपके हाई यील्डिंग प्रोडक्ट में हो जाएगा तो आपके यील्ड पे, मार्जिन पे, नेट इंटरेस्ट इनकम पे तो प्रेशर पड़ेगा। यही मेन रीजन है कि नेट इंटरेस्ट इनकम में इतनी अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। हालांकि सीक्वेंशियली ग्रोथ अच्छी है, 4% के आसपास है। देन फी और अदर इनकम, इसमें भी ग्रोथ अच्छी है 13% की। जो ट्रेडिंग गेन कंपनी को एक लास्ट क्वार्टर में हुआ था ना, एक्सेप्शनल गेन हुआ था ये 495 करोड़ का, जिसकी वजह से इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर पैट बहुत अच्छा दिख रहा था। हमने डिस्कस भी किया था कि एक्चुअली में पैट में इंप्रूवमेंट नहीं है, ये बस ये ट्रेडिंग गेन की वजह से, जो मतलब नॉन ऑपरेशन इनकम है बैंक के लिए, उसकी वजह से इतना अच्छा दिखा है। इस क्वार्टर में क्या हुआ है, वो ट्रेडिंग गेन बैंक के लिए नहीं आया है, तो इसलिए आपको दिखेगा कि वाई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बैंक का जो ये जो पीपीओपी का नंबर है, ऑपरेशन इनकम है, इसमें इतना अच्छा ग्रोथ नहीं दिखा है। स्पेशली क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखोगे तो बैंक का नेगेटिव ग्रोथ दिखेगा पीपीओपी के अंदर 16% का। लेकिन हमको क्या करना है, ट्रेडिंग गेन को एक्सक्लूड करके देखना है, बिकॉज ट्रेडिंग गेन आपका मेन बिजनेस थोड़ी है। तो उसको एक्सक्लूड करके अगर आप देखोगे तो सिक्वेंशियली अच्छी ग्रोथ है बैंक के ऑपरेशन प्रॉफिट के अंदर 5% के आसपास। एंड देन सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, प्रोविजन वाला नंबर, क्रेडिट कॉस्ट वाला नंबर। सो आई थिंक ये लास्ट 9 क्वार्टर्स में पहला ऐसा क्वार्टर आया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए जहां पे एक क्वार्टर में इनका वाईओवाई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों लेवल पे इनका जो प्रोविजन है वो डी ग्रो हुआ है। वाईओवाई भी आप देखो तो 16% से प्रोविजन का नंबर डी ग्रो किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बैंक का प्रोविजन का नंबर 12.5% से डी ग्रो किया है। सो आई थिंक ये 9-10 क्वार्टर्स के बाद हमको ये इस तरीके के नंबर्स देखने को मिले, वरना हर एक क्वार्टर में इनका क्रेडिट कॉस्ट, प्रोविजन का नंबर सिक्वेंशियली भी बढ़ता था, वाईओवाई भी बढ़ता था। तो ये एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है, और इसकी वजह से आप देखोगे बैंक का जो बॉटम लाइन है ना पैट, वो वाईओवाई लेवल पे 75-76% से ग्रो कर गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर वैसी ग्रोथ नहीं मिली है, बिकॉज अगेन वो ट्रेडिंग इनकम की वजह से, तो उसको आप एक्सक्लूड करके देखोगे तो पीपीओपी में तो सिक्वेंशियली भी ग्रोथ अच्छी है 5% के आसपास। एंड जैसे हमने एल&टी फाइनेंस के एनालिसिस में डिस्कस किया था ना कि जब बिजनेस इस तरीके के बिजनेस जब साइकिल में ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, मतलब टर्न अराउंड हो रहा होता है उनके प्रॉफिटेबिलिटी में, तो नंबर्स हमको पीएनएल में क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करने चाहिए, ना कि वाईओवाई। क्योंकि वाईओवाई तो हमको पता है ना कि पिछला एक साल बहुत खराब गया है। अब आगे आप अच्छा करोगे, नहीं करोगे, कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ये मुझे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करके पता चलेगा। तो इसलिए आप देखोगे सिक्वेंशियली पीपीओपी जो 5% का ग्रोथ है एक्सक्लूडिंग ट्रेडिंग गेन, ये बहुत अच्छा नंबर है। एंड वाईओवाई भी हमको 75-76% का ग्रोथ देखने को मिला है। प्लस अगर आप, जैसे बैंक खुद बता रहे हैं, अगर आप इसमें ये माइक्रो फाइनेंस वाला पार्ट एक्सक्लूड कर दो तो हमारा एनआईआई कितने पे ग्रो करता है, 13% पे। एंड जो हमारा ये पीपीओपी का नंबर है उसमें भी 14% की ग्रोथ आ जाती है ऑपरेटिंग इनकम में, अगर हम माइक्रो फाइनेंस और ट्रेडिंग जो गेन, एक्सेप्शनल गेन है, उसको एक्सक्लूड करके देखें। मतलब ओवरऑल मेन बिजनेस वाले पार्ट पे बैंक का जो रिजल्ट है वो अच्छा आया है इस वाले क्वार्टर के अंदर। अब बात करते हैं मैनेजमेंट ने कौन कॉल में किन चीजों पे हाईलाइट दिया है, क्या ओवरऑल इनका गाइडेंस रहा है। तो सबसे पहले पॉइंट है क्रेडिट कॉस्ट के ऊपर। क्रेडिट कॉस्ट पे इन्होंने अपने गाइडेंस को मेंटेन रखा है। हमने लास्ट क्वार्टर में डिस्कस किया था कि इन्होंने फुल ईयर का गाइडेंस दिया है कि क्रेडिट कॉस्ट हमारा 2.05% से 2.1% के बीच में रहेगा। लास्ट क्वार्टर में Q1 में क्रेडिट कॉस्ट बैंक का ज्यादा था,
उन्होंने बोला था कि Q2 में भी आपको क्रेडिट कॉस्ट ज्यादा दिखेगा, लेकिन Q3 और Q4 में हमारे क्रेडिट कॉस्ट के नंबर इंप्रूव होंगे। तो अभी इनका कहना है कि 2.05 2.1% होगा फुल ईयर बेसिस पे। तो इसका मतलब क्या है कि Q3 Q4 में आपका क्रेडिट कॉस्ट ओवरऑल दोनों क्वार्टर में अराउंड 1.7 1.8% के बीच में रहना चाहिए, तभी आपका फुल ईयर बेसिस पे 2.05 2.1% के बीच में क्रेडिट कॉस्ट रहेगा। मतलब क्या हुआ इसका कि आने वाले क्वार्टर्स में, यानी जो Q3 Q4 के क्वार्टर होंगे इस बैंक के लिए, इनका पीपीओपी का जो प्रॉफिट होगा ना, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसका बड़ा पार्ट बैंक के नेट प्रॉफिट में जा सकता है। वो जो सांप बैठता है ना 99 पे क्रेडिट कॉस्ट वाला, प्रोविजन वाला, वो इनके प्रॉफिट को अटैक नहीं करेगा जो पिछले इतने क्वार्टर से कर रहा था। तो ये एक काफी अच्छा इन्होंने कमेंट्री दिया है अपने प्रॉफिटेबिलिटी वाले पार्ट के ऊपर। देन दूसरा, इसी में एसेट क्वालिटी में ही बैंक का कहना है कि अगर आप हमारा माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो एक्सक्लूड कर दो, तो जैसे हम लास्ट 6-7 क्वार्टर से आपको हर एक क्वार्टर में अपने सारे प्रोडक्ट्स का डेटा बता रहे हैं, तो अगर आप हमारा माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो एक्सक्लूड कर दो तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे कंज्यूमर बिजनेस हो, चाहे हमारा एमएसएमई का बिजनेस हो, हाउसिंग लोन हो या क्रेडिट कार्ड का बिजनेस हो, सारे बिजनेस में एसेट क्वालिटी हमारी स्टेबल है, बुक ग्रो भी करता जा रहा है और कहीं पे कोई स्ट्रेस देखने को नहीं मिला है। एंड ये एक्चुअली में इस क्वार्टर में भी और पिछले के क्वार्टर्स में भी हमने डिस्कस किया है कि उसके अलावा बाकी जितने भी इनके प्रोडक्ट्स हैं, सारे प्रोडक्ट्स में बैंक का एसेट क्वालिटी काफी स्टेबल है। इवन क्रेडिट कार्ड, वहां आप देखोगे जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक, एसबीआई का जो क्रेडिट कार्ड का बुक है, और भी कुछ ऐसे बड़े बैंक्स हैं जिनका क्रेडिट कार्ड बुक में प्रॉब्लम हुआ, एनपीए बढ़ गया, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है वो क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर हाई डबल डिजिट में ग्रो भी कर रहा है, 20-25-30% के रेंज में, एंड उसमें कोई एसेट क्वालिटी की प्रॉब्लम नहीं है। तो उस पर बैंक ने काफी अच्छे से काम किया, इसीलिए मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है कि अब जब माइक्रो फाइनेंस हमारे लिए इंप्रूव होने लग गया है तो Q3 और Q4 में हमारा एसेट क्वालिटी इंप्रूव होगा, क्रेडिट कॉस्ट नीचे की तरफ आएगा, यानी कि मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो सीक्वेंशियली हायर रेट से ग्रो करना स्टार्ट कर सकता है। तो ये पहला गाइडेंस हो गया। फिर दूसरा इन्होंने बोला है मार्जिन्स के ऊपर। अब मार्जिन्स अभी आप देखोगे बैंक के तो 5.6% पे आ गए हैं, लास्ट क्वार्टर में 5.7% थे, और ये पीक पे कितना होता था जब बैंक बहुत अच्छा कर रहा था, इंडस्ट्री काफी अच्छी कर रही थी, 6.3 से 6.4% के इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन होते थे। सो बैंक कह रहा है कि अभी ये जो 5.6% का निम है ये बॉटम बन चुका है। आने वाले क्वार्टर्स में क्योंकि हमने एफडी के रेट कट किए और उसका थोड़ा बेनिफिट इस क्वार्टर में आया है, बाकी का बेनिफिट अगले 6 मंथ्स में आएगा, तो हमारा जो निम है एग्जिट FY26 में वो 5.8% पे जाएगा। मतलब क्या हुआ कि H2 Q3 प्लस Q4 मेरे जो मार्जिन है वो भी इंप्रूव होंगे। तो मतलब एक तो मेरा मार्जिन बढ़ रहा है, दूसरा क्या होगा, मेरा जो क्रेडिट कॉस्ट है वो नीचे की तरफ जाएगा, और तीसरा बैंक ने ओपेक्स के ऊपर गाइडेंस दिया है, जो मतलब गाइडेंस क्या, वापस से चीज वही मेंटेन करी है कि ओपेक्स हमारा सेम रेट पे रहेगा, बिकॉज इस बैंक ने पिछले 5-6 साल में ना अपना ब्रांच वगैरह लगा दिया, सारा टेक्नोलॉजी पे खर्चा कर दिया, कंप्लायंस पे जो करना था कर दिया, एम्प्लॉयज हायर कर दिए, सारा मेन एक्सपेंसेस इन्होंने कर दिया है। तो बैंक कह रहा है अगले 2 से 3 साल तक हमें इतना ज्यादा हायर ओपेक्स करने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा ऑपरेशनल इनकम एक्सपेंसेस बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रांचेस भी मोर और लेस हमारे इतने ही रहेंगे, बहुत हाई रेट से हम नहीं बढ़ाने वाले, और बिकॉज हमको डिपॉजिट की इतनी ज्यादा नीड भी नहीं है। डिपॉजिट हमारा 20-25% से ग्रो करे तो वो बहुत है हमारे 20% के लोन बुक की ग्रोथ को फंड करने के लिए। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपका ओपेक्स नहीं बढ़ेगा, लोन बुक आपका 20% से ग्रो करेगा, मार्जिन्स आपके बढ़ेंगे। मतलब क्या हुआ कि आपका जो पीपीओपी है, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें अच्छी ग्रोथ आएगी, और जब वो ग्रो करेगा तो क्रेडिट कॉस्ट क्योंकि नीचे की तरफ जाएगा तो आपका जो पैट है बॉटम लाइन उसमें भी हमको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो मतलब ओवरऑल अगर आप कंक्लूड करो ये सारी चीजें, तो बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो H2 से यानी कि Q3 से बहुत अच्छे लेवल पे हमको देखने को मिल सकती है। तो ये सारा चीज बनता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। एक पॉइंट इन्होंने और इस पे डिस्कस किया है, बहुत सारे एनालिस्ट ने इनको पूछा कि जैसे आप बड़े बैंक्स को देखोगे ना, इंडसइंड बैंक और भी कुछ बैंक्स हैं जिन्होंने सेविंग अकाउंट पे रेट कट किया है, 40 बेसिस पॉइंट कट किया है, किसी ने 50 बेसिस पॉइंट कट किया है, प्लस एफडी पे भी रेट कट किया है। तो उनसे पूछा गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मैनेजमेंट से कि आप अपना सेविंग अकाउंट पे रेट कट कर सकते हो तो क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आपका सीडी रेशियो बिलो 100% आ गया। सो मैनेजमेंट का इस पे कहना है कि एक तो जो हम डायरेक्टली कंपेयर करते हैं आईडीएफसी को दूसरे बैंक्स के साथ में, तो वो थोड़ा सा अनफेयर है, क्योंकि वो सारे बैंक्स इंडस्ट्री में 15, 20, 25, 30 साल से हैं, और उनके पास में जो एडवांटेज है डिपॉजिट का, कस्टमर बेस का, ब्रांड का, पेनिट्रेशन का, ब्रांच एक्सपेंशन का, वो हमारे पास में नहीं है। तो हमें क्योंकि 20% से अपने लोन बुक को ग्रो करना है, तो हमें अपना क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो पहले और इंप्रूव करने की जरूरत है। माइट भी उनका जो लोन बुक का ग्रोथ टारगेट हो वो इतना ना हो, और आई डोंट थिंक कि कोई भी बड़ा या मिड साइज बैंक जो है
वो 18-20% का ग्रोथ भी टारगेट कर रहा है, जबकि उनका कई मिड साइज बैंक है जो बेस में छोटे हैं लेकिन फिर भी ग्रोथ का गाइडेंस उनका वही 10-12-15% का है। तो वही इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि उनका ग्रोथ टारगेट अलग हो सकता है, इसलिए उन्होंने डिपॉजिट का रेट अभी कट किया है। हमारे अभी 2 टारगेट है। बैंक कह रहा है CD रेशियो जो हमारा 94-95% है ना, इसको हम मिड 80s में लाना चाहते हैं, यानी 83, 85, 86% के रेंज में लाना चाहते हैं। तो अगले 1 साल तक हमें नहीं लगता कि हमें सेविंग अकाउंट पे रेट और ज्यादा कट करने की जरूरत है। एटलीस्ट अगले 1 साल तक जब हमारा CD रेशियो 80s में आ जाएगा तब हम बिल्कुल कंफर्टेबल होंगे और वो रेट कट कर देंगे, क्योंकि अभी इनको ना 2 काम करने पड़ते हैं। बैंक कह रहा है कि बाकी बैंकों को आप देखते हो तो उनको डिपॉजिट रेज करके सिर्फ लोन बुक को ग्रो करना पड़ता है। हमें क्या करना है, डिपॉजिट रेज करके सबसे पहले तो जो हमारे लीगेसी बोरोइंग्स हैं, जो अभी भी इनके टोटल बैलेंस शीट का आई थिंक 8% है, तो बैंक कह रहा है वो 8% बोरोइंग हमको वो पे करना पड़ता है और उसके बाद फिर हमको लोन बुक को भी ग्रो करना पड़ता है। तो 2 चीजें हमें मतलब करनी पड़ती है। इसके लिए डिपॉजिट बुक ग्रो करना हायर रेट पे हमारे लिए अभी जरूरी है। तो बैंक कह रहा है नियर फ्यूचर में अभी प्लान नहीं है कि इसको हम कट करें, 1 साल के बाद हम इसको प्लान कर सकते हैं। तो ये उन्होंने गाइडेंस दिया है। लेकिन इसके अलावा अब आप बाकी लीवर्स देखोगे, मार्जिन के लीवर, इनकम के लीवर, PPOP के लीवर और बॉटम लाइन का लीवर, तो वो काफी अच्छा लगता है IDFC फर्स्ट बैंक के लिए। एंड Q3 Q4 ऑनवर्ड्स एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी हम देख सकते हैं इस बैंक से। सो ये पूरा एनालिसिस था IDFC फर्स्ट बैंक के लिए। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज वाइज कि कैसा ओवरऑल डील लग रहा है। तो इनका अगर आप प्राइस टू बुक देखोगे ना, करंटली 1.2 के आसपास है, 1.1 1.2। एक तो अभी इनका रिजल्ट आया तो उसमें आपका बुक वैल्यू बढ़ गया। दूसरा, इन्होंने अभी वो जो फंड रेजिंग वगैरह किया था उससे भी आपका नेटवर्थ इंक्रीज हो गया, बुक वैल्यू बढ़ गया। तो जो ओवरऑल प्राइस टू बुक है वो बैंक का सस्ता हो गया, 1.1 से 1.2 के रेंज में। और IDFC फर्स्ट बैंक का ये तो हमें क्लियरली नंबर्स वगैरह देख के, परफॉर्मेंस वगैरह देख के पता चलता है कि वर्स्ट इनका जा चुका है। और आई मीन आने वाले क्वार्टर से क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी Q3 Q4 में, और फिर FY27 में और स्ट्रॉन्ग टेलविंड होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ IDFC के लिए चीज हो रही है, पूरी इंडस्ट्री में आप देखोगे, लैंडिंग इंडस्ट्री में, बैंक में, NBFC में, हर एक मैनेजमेंट जो है वो इस चीज पे कॉन्फिडेंट है कि जो वर्स्ट था वो जा चुका है और आने वाला टाइम हमारे लिए अच्छा ही होगा। ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से सारी मैनेजमेंट पहले के कंपैरिजन में अच्छा गाइडेंस दे रही है। तो मतलब क्या हुआ कि इंडस्ट्री में टेलविंड है। फिर आप इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो जैसे GST रेट कट हुआ है, बजट में मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में बेनिफिट मिला है, एंड ओवरऑल इन्फ्लेशन आपका ऑलरेडी लो पे है, तो यहां से डिमांड और इंक्रीज ही करेगी। रूरल रिकवरी हम देख रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस एक पेन बना हुआ था, अब ये भी रिकवर होता जा रहा है। तो मतलब जितने भी डॉट्स हम कनेक्ट करते हैं ना, लैंडिंग बिजनेसेस के वो फेवर में जाता है। और IDFC एक अच्छा ब्रांड है। जब ये बैंक अच्छा करता था तब इसका प्राइस टू बुक 2.5 के आसपास होता था। आई एम नॉट सेइंग कि दोबारा से इसका प्राइस टू बुक 2.5 या 3 के आसपास चला जाएगा, लेकिन आप ये देखो कि 1.1 1.2 के प्राइस टू बुक पे है ये, और वर्स्ट इनका जा चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी यहां से इंक्रीज होगी। लोन बुक ग्रोथ के लिए मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि 20% के आसपास हम ग्रो कर लेंगे। एंड जब बैंक अच्छा करता था तब तो ये 25-30% के रेट से ग्रो करते थे, तो 20 से 25% का ग्रोथ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इनके लिए। प्रॉफिटेबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी, इनफैक्ट ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा इनको, क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट आपकी कम हो रही है ना। तो YOY लेवल पे आपके पैट में, जैसे इस क्वार्टर में हमने देखा 70-80% का ग्रोथ है, तो अगले कुछ क्वार्टर्स में ऐसी एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिल सकती है IDFC फर्स्ट से। तो चीजें यहां पे अच्छी होती हुई दिख रही है IDFC फर्स्ट के साथ में। सो इवन इनका प्राइस टू बुक 2 के आसपास भी जाता है, 1.1 से 1.2 से 2 के आसपास भी अगर री-रेट होता है तो भी आप देखो 50 से 60% का अपसाइड का पोटेंशियल बनता है वैल्यूएशन री-रेटिंग के अंदर। अब मैं यहां 2.5 के लिए प्ले कर ही नहीं रहा हूं, वो तो पीक था, लेकिन 1.8 और 2 के आसपास का प्राइस टू बुक ये बैंक बिल्कुल डिजर्व करता है अगर इंक्रीमेंटली जो चीजें हम अभी बेट कर रहे हैं और दिख भी रहा है इनके फंडामेंटल्स को देखते हुए, वो अगर इनके फेवर में जाता है। और इंडस्ट्री का टेलविंड वो भी इनको सपोर्ट करता है सारी चीजों के ऊपर, तो चीजें बेटर लग रही है। ROA का भी इनका गाइडेंस है कि इस साल के एंड तक 0.91% के आसपास पहुंच जाएंगे। तो जो FY27 का एग्जिट होगा ना, उसमें इस कंपनी का ROA भी 1.5% के आसपास होगा, यानी ROA वाले गाइडेंस पे भी आप धीरे धीरे 2% के आसपास मूव करने लग जाओगे। सो मतलब नेक्स्ट 4 to 6 क्वार्टर्स के लिए एक अगर बैंक की परफॉर्मेंस अच्छी रही तो एक ठीक ठाक सा अपसाइड हम इस लेवल से देख सकते हैं, बिकॉज यहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखता है। तो ये वाला पॉइंट है कि IDFC यहां से अगर मुझे पर्सनली इंटरेस्ट है बैंक के अंदर, तो मैं इसमें एक पोजीशन लेकर के इसको मैं ट्रैक कर सकता हूं, या फिर अगर मुझे ज्यादा कन्विक्शन है बिजनेस मॉडल के ऊपर और बैंक के ऊपर, तो ऑफकोर्स मैं ठीक ठाक सा पोजीशन लेके भी इसको ट्रैक कर सकता हूं। प्लस
एक और चीज इसमें अगर हम डिस्कस करें, आईडीएफसी तो अच्छा है ही, लेकिन इन केस अगे आई मीन मुझे अगर होता है ना कि कई बार बैंक ने अच्छा गाइडेंस दिया, किसी भी बिजनेस ने अच्छा गाइडेंस दिया, बट उसको अंडर परफॉर्म किया और बीच बीच में वो जो हमने बात किया कि नेगेटिव सरप्राइजेस दिए इन्होंने, तो अगर उस वाले पार्ट से अगर मुझे थोड़ी सी ज्यादा मतलब अनकंफर्टेबल होता है बैंक के साथ में, तो एक और ऑप्शन है हमारे पास में सीएसबी बैंक, जिसको हमने वो अपॉर्चुनिटी वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि उस बैंक का भी प्राइस टू बुक आप देखोगे तो 1.5 1.6 का है। एसेट क्वालिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका सिर्फ एक्सपेंसेस ज्यादा थे, लेकिन वो भी अब इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाएंगे। उन्होंने भी गाइडेंस दिया था लास्ट क्वार्टर में कि निम हमारा बॉटम बन चुका है 3.5 का, और यहां से निम हमारा ऊपर की तरफ ही जाएगा, या तो 3.7 या फिर 4% पे उनका निम जा सकता है। तो इतना हायर रेंज का उन्होंने गाइडेंस दिया FY26 के लिए। और क्रेडिट कॉस्ट का उनका गाइडेंस है सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट का। प्लस एक और चीज है जो थोड़ा सा और सेफ बेट बनाता है सीएसबी बैंक को, उनका जो आरओई है ना वो ऑलरेडी 14% है, बैंक कह रहा है उसको 15% तक लेके जाना है। आरओए उनका 1.3 1.4 है, बैंक कह रहा है आने वाले क्वार्टर्स में वो 1.5% जाएगा। तो 1.5% का आरओए, 15% का आरओई, और हमने बार बार डिस्कस किया है कि इस तरीके के फंडामेंटल जब किसी लेंडर के होते हैं और उनका लोन बुक का ग्रोथ अगर अच्छा हो, जैसे सीएसबी तो 30% पे ग्रो करता है, बट अगर 20 से 25% पे भी वो ग्रो कर पाए, और गोल्ड लोन वाला भी बेनिफिट है उनको, आई थिंक 30-40% जो बुक है वो गोल्ड लोन है उनका, तो ये सारे लीवर सीएसबी के साथ में भी है, जो सेम हमने उस अपॉर्चुनिटी वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो पॉइंट क्या है कि अगर मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है इनके आईडीएफसी के पास्ट को लेकर के, इनके गाइडेंस को अंडर परफॉर्म को लेकर के, तो सीएसबी बैंक मेरे लिए बेटर ऑप्शन है, बिकॉज 1.5 से भी प्राइस टू बुक आपका बहुत आराम से 2.3 2.5 तक जा सकता है अगर उनकी परफॉर्मेंस मेंटेन रखती है। चीजें अभी तक बहुत बेटर लग रही है, और अगर मैं कंफर्टेबल हूं आईडीएफसी के साथ में, तो यहां तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी मुझे ठीक लग रही है, बिकॉज 1.1 से 1.2 का प्राइस टू बुक है। सो दोनों बैंक रडार पे रखने वाले हैं। आईडीएफसी को आई रिमेंबर अपॉर्चुनिटी वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्लोजली रडार पे रखना है, लेकिन अब ये जो इनके रिजल्ट आए हैं और जो कॉन कॉल है और जो चीजें अब लग रही है, उस रडार पे रखने वाले पार्ट से एक स्टेप आगे आ चुका है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। चीजें बहुत बेटर लग रही है एक्चुअली इसके लिए। बाकी ऑफकोर्स ट्रैकिंग हम कंटिन्यू रखेंगे, और आपको अगेन अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के, अपना अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। एक और बैंक है इसमें डीसीबी बैंक, उसके रिजल्ट आए हैं, कॉन कॉल भी हुआ है, लेकिन अभी मैं उसको क्लोजली देख नहीं पाया हूं, तो एक बार नंबर देख लूंगा, कॉन कॉल उसका देख लूंगा, अगर चीजें ठीक लगेंगी तो ऑफकोर्स उसको भी डिस्कस करेंगे। बाकी आपके जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।